डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑर्डर्स कर्फ्यू, म्युनिसिपल कमिश्नर प्रेजेंट्स द बजट, फाइनेंस सेक्रेटरी रिजाइन्स, डिविजनल कमिश्नर विल रिव्यू द रेवेन्यू कलेक्शन। तो यहाँ पर ये जो बॉक्सेस हैं इनमें ना कुछ पोस्ट दिए हुए हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, म्युनिसिपल कमिश्नर, फाइनेंस सेक्रेटरी और डिविजनल कमिश्नर। तो ये जो है ये क्या होते हैं, गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में सिविल सर्वेंट्स होते हैं। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसके क्लास में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 6 ब्यूरोक्रेसी। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब हमने यूनियन एग्जीक्यूटिव लेसन पढ़ा था, ठीक है, तो उसमें आपने क्या पढ़ा था कि प्राइम मिनिस्टर और जो उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है क्या करते हैं, लॉज बनाने के लिए प्रपोजल्स तैयार करते हैं एंड ऑल्सो डिसाइड अपॉन पॉलिसीज। अब ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, देखिए, ब्यूरोक्रेसी इज द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम विच वर्क्स अंडर द यूनियन एग्जीक्यूटिव। देखिए, ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होती है जो यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंडर में काम करती है एंड हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट्स पॉलिसीज। और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है ना उनको एक्चुअल में क्या करना, इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ब्यूरोक्रेसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब यहाँ पर देखिएगा क्या है, इन एनी कंट्री, मतलब किसी भी कंट्री में द गवर्नमेंट कैरीज आउट 2 फंक्शंस। कौन कौन से फंक्शंस है वो, फर्स्ट क्या है, टू डिफेंड द कंट्री फ्रॉम एक्सटर्नल अग्रेशन एंड इंटरनल थ्रेट्स। मतलब कंट्री को क्या करना, डिफेंड करना फ्रॉम एक्सटर्नल अग्रेशन एंड इंटरनल थ्रेट्स, मतलब बाहरी खतरे और जो इंटरनल खतरे हैं, थ्रेट्स हैं, उनसे क्या करना, कंट्री को डिफेंड करना। और ये जो फंक्शन है इनको कौन कैरीज आउट करते हैं, आर्म्ड फोर्सेस करते हैं। कौन करते हैं, आर्म्ड फोर्सेस करते हैं। ठीक है, अब सेकेंड फंक्शन क्या है, टू प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज टू सिटीजन्स। मतलब सिटीजन्स को क्या करना, वेरियस सर्विसेज प्रोवाइड करना एंड इज देयर डेली लाइव्स विच विल एनेबल देम टू डेवलप देमसेल्व्स एंड द सोसाइटी। और जो उनका डेली लाइफ है उसको क्या करना, ईजी कर देना। ठीक है, जिससे कि वो अपना और फिर अपनी सोसाइटी को क्या कर सके, डेवलप कर सके। ठीक है, और इस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए क्या बनाई जाती है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को डेवलप किया जाता है, जिसे सिविल सर्विसेज कहते हैं। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है ना, ये जो सिविल सर्वेंट्स का सिस्टम है, इसे ही हम क्या कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। ठीक है, तो ये था ब्यूरोक्रेसी का कंसेप्ट। आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी। इसमें फर्स्ट वन है परमानेंट मैकेनिज्म। मतलब जो ब्यूरोक्रेसी होती है ये क्या होती है, परमानेंट मैकेनिज्म होती है। क्यों, देखिए, जो मिनिस्टर्स है, मतलब प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये इलेक्शन के बाद, मतलब हर एक इलेक्शन के बाद क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी है वो रिमेन्स कांस्टेंट रहती है, मतलब वो चेंज नहीं होती। उसका एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद वो भले ही चेंज होती है। जैसे कोई ऑफिसर अगर रिटायर हो जाता है तब जाके वो चेंज हो सकते हैं, लेकिन वैसे वो चेंज नहीं होते हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चेंज होते हैं, वैसे ब्यूरोक्रेसी चेंज नहीं होती है। वो हमेशा क्या रहती है, रिमेन्स कॉन्स्टेंट रहती है। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पर क्या दिया है, फर्स्ट पॉइंट, टैक्स कलेक्शन, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, मेंटेनेंस of law and order, provisions regarding social security are certain important tasks that have to be consistently undertaken by the bureaucracy। मतलब ये कुछ काम है जैसे कि टैक्स कलेक्शन, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन और मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, फिर प्रोविजन रिगार्डिंग सोशल सिक्योरिटी, ये सभी काम किसके द्वारा किए जाते हैं, ब्यूरोक्रेसी के द्वारा किए जाते हैं। और इसी वजह से देखिए, दिस इज पॉसिबल। ये क्यों पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि बिकॉज ब्यूरोक्रेसी इज अ परमानेंट मैकेनिज्म। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी क्या है, एक परमानेंट मैकेनिज्म है। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट वन। उसके बाद सेकेंड वन क्या है, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। मतलब जो ब्यूरोक्रेसी है वो क्या होनी चाहिए, पॉलिटिकली न्यूट्रल होना चाहिए। मतलब कोई भी पार्टी रहने दो, मतलब अगर गवर्नमेंट में चाहे बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, कोई भी रहने दो, लेकिन उस टाइम पे भी क्या होना चाहिए, जो ब्यूरोक्रेसी है ना उसको पॉलिटिकली न्यूट्रल होना चाहिए। मतलब वो ना अपना काम ऐसे करे जैसे ऐसा ना लगे कि वो किसी एक पार्टी की तरफ से है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, द ब्यूरोक्रेसी इज पॉलिटिकली न्यूट्रल। ब्यूरोक्रेसी क्या होनी चाहिए, पॉलिटिकली न्यूट्रल होनी चाहिए। दिस मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, that regardless of the political party in power, the bureaucracy is supposed to carry out the implementation of their policy decisions with the same efficiency and commitment। मतलब
कोई भी पार्टी को आप पावर में रहने दो, अगर उन्होंने कोई पॉलिसी बनाई है तो उसको वो सेम एफिशिएंसी और कमिटमेंट के साथ क्या करें, इम्प्लीमेंट करें। मतलब भेदभाव ना करें कि इस पार्टी ने वो पॉलिसी को बनाया है तो हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, मतलब उसमें वो भेदभाव ना करें। ठीक है, तो ये हो गया पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या आता है, एनोनिमिटी। तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए एनोनिमिटी मीन्स दैट अ सिविल सर्विस शुड नॉट बी हेल्ड डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी सक्सेस और फेलियर ऑफ पॉलिसी। मतलब जो सिविल सर्विस होती है ना, वो किसी भी फेलियर या फिर सक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। कौन होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, जो मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, जो उस डिपार्टमेंट से, जैसे सपोज करो कि कोई डिपार्टमेंट है, वो क्या हो गया, किसी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में वो फेल हो गया। ठीक है, तो उस टाइम पे वो जो सिविल सर्वेंट्स है ना, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, जो मिनिस्टर रहेंगे वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो ये होता है एनोनिमिटी। ठीक है, यहाँ पर वही लिखा हुआ है, इट इज द मिनिस्टर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एफिशिएंट एंड स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट्स। एंड थर्ड क्या है, इट इज द मिनिस्टर हु एज द हेड ऑफ दैट डिपार्टमेंट इज अकाउंटेबल फॉर एनी इनएफिशिएंसी। मतलब अगर कोई भी इनएफिशिएंसी होती है तो उसके लिए कौन अकाउंटेबल होते हैं, मिनिस्टर अकाउंटेबल होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्या था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन ब्यूरोक्रेसी। तो देखिए जो इंडियन ब्यूरोक्रेसी का स्ट्रक्चर है ना, ये बहुत ही एक्सटेंसिव और कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, और हम क्या देखते हैं, कई सारे पॉजिटिव चेंजेस अभी के टाइम पे देखते हैं। तो ये सारे चेंजेस किसकी वजह से आए हैं, इंडियन ब्यूरोक्रेसी की ही वजह से आए हैं। क्योंकि देखिए क्या होता है, गवर्नमेंट तो पॉलिसीज बना देती है, लॉज बना देते हैं, लेकिन एक्चुअल में उसको इम्प्लीमेंट कौन करता है, ब्यूरोक्रेसी करती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये लिखा है, दिस चेंजेस हैव बीन ब्रॉट बाय द इंडियन ब्यूरोक्रेसी। मतलब जो भी ये पॉजिटिव सोशल चेंजेस आए हैं, ठीक है, उसको लाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, मतलब किसकी वजह से आए हैं, इंडियन ब्यूरोक्रेसी की ही वजह से आए हैं। ठीक है, एंड लास्ट क्या है, द लॉज इनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन, चाइल्ड सिक्योरिटी, प्लान्स फॉर द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन आर इम्प्लीमेंटेड बाय द ब्यूरोक्रेसी। और गवर्नमेंट जो भी लॉज बनाती है, जैसे कि एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन, चाइल्ड सिक्योरिटी एंड प्लान्स फॉर द मार्जिनाइज्ड सेक्शन, मतलब जो पिछड़े हुए सेक्शन है, ठीक है, उनके लिए जो भी प्लान्स बनाती है उसको इम्प्लीमेंट कौन करता है, ब्यूरोक्रेसी करती है। ठीक है, तो ये था सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन ब्यूरोक्रेसी। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ सिविल सर्विसेज। तो देखिए यहाँ पर 3 टाइप्स के सिविल सर्विसेज दिए हुए हैं। फर्स्ट है ऑल इंडिया सर्विसेज, और सेकेंड है यूनियन और सेंट्रल सर्विसेज, एंड थर्ड है स्टेट सिविल सर्विसेज। तो ऑल इंडिया सर्विसेज में कौन कौन से सर्विसेज आते हैं, देखिए इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसे हम क्या कहते हैं, IAS, आपने नाम सुना होगा। फिर इंडियन पुलिस सर्विस, जिसे हम क्या कहते हैं, IPS, एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जिसे क्या कहते हैं, IFS। ठीक है, तो ये सभी सर्विसेज किस में आते हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज में आते हैं। और सेकेंड क्या है, यूनियन और सेंट्रल सर्विसेज। तो इसमें कौन कौन से सर्विसेज आते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इंडियन फॉरेन सर्विस, जिसे IFS कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, और इंडियन रेवेन्यू सर्विस, जिसे IRS कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया यूनियन और सेंट्रल सर्विसेज। अभी ये जो दोनों सर्विसेज है ना, ये किसके अंडर में आते हैं, यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, स्टेट सिविल सर्विसेज। तो ये जो सर्विसेज है ना, ये किसके अंडर में आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। और इसमें कौन कौन से सर्विसेज इंक्लूड्स हैं, देखिए डिप्यूटी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, तहसीलदार एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये हमने टाइप्स ऑफ सिविल सर्विसेज पढ़ लिया। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, UPSC और MPSC के बारे में। तो सबसे पहले देखिए UPSC क्या होती है, और UPSC का फुल फॉर्म देखिएगा, यहाँ पर क्या लिखा है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। कई लोगों को ऐसा लगता है कि UPSC एक तरह का एग्जाम है, लेकिन UPSC कोई एग्जाम नहीं है। वो क्या करती है, एग्जाम को ना कंडक्ट करती है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, कंडक्ट्स एग्जामिनेशंस फॉर रिक्रूटमेंट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ कैंडिडेट्स। मतलब कैंडिडेट्स के रिक्रूटमेंट और अपॉइंटमेंट के लिए क्या करती है, वो एग्जामिनेशन को कंडक्ट करती है। कौन, UPSC। ठीक है, फॉर ऑल इंडिया सर्विसेज एंड सेंट्रल सर्विसेज, मतलब ये दोनों सर्विसेज के लिए क्या करती है, एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करती है। ठीक है, ये तो हो गया UPSC। अब बात आती है MPSC की। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, महाराष्ट्र
सर्विस कमीशन, ये क्या करते हैं, सिलेक्ट कैंडिडेट्स थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के थ्रू क्या करते हैं, कैंडिडेट्स को ये सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमने ये पढ़ लिया कि यूपीएससी और एमपीएससी क्या करते हैं, एग्जाम कंडक्ट करते हैं और एग्जामिनेशन के थ्रू ही जो कैंडिडेट्स हैं उनको सिलेक्ट किया जाता है। फिर वाई रिजर्वेशन, तो फिर रिजर्वेशन क्यों, जब एग्जाम के थ्रू इनको सिलेक्ट किया जाता है तो रिजर्वेशन क्यों दिया जाता है। देखिए हमारे सोसाइटी में कई पिछड़े लोग भी हैं, जैसे कि दलित हो गए, मतलब जो छोटी जाति के हैं, और विमेन के लिए, ठीक है, तो इन लोग को स्पेशल क्या दिया जाता है, रिजर्वेशन दिया जाता है, ताकि वो लोग भी सिविल सर्विसेज में आ सके। मतलब उनको एक तरह से क्या दिया जाता है, प्रोत्साहन दिया जाता है सिविल सर्विसेज में आने के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट हम किसके बारे में पढ़ेंगे, मिनिस्टर एंड सेक्रेटरीज के बारे में। तो देखिए कोई भी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हो, उसकी एफिशिएंसी किसके ऊपर डिपेंड होती है, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द मिनिस्टर एंड डिपार्टमेंट सेक्रेटरीज एंड डिप्यूटी सेक्रेटरीज। मतलब मिनिस्टर और जो डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज हैं, ठीक है, उनके बीच में कैसा रिलेशन है, इसके ऊपर ही किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी डिपेंड होती है। ठीक है, और द डिसीजन रिलेटिंग टू द डिपार्टमेंट आर मेड बाय concerned minister but necessary information to make such decision is given by the civil servants। मतलब देखिए कोई भी अगर डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना रहता है तो वो कौन लेते हैं, मिनिस्टर लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में उस डिसीजन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कौन देता है, सिविल सर्वेंट्स देते हैं। सिविल सर्वेंट मतलब कौन, जिनका पूरा कंट्रोल होता है किसके ऊपर, इंफॉर्मेशन के ऊपर। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सिविल सर्वेंट्स मीनिंग ब्यूरोक्रेसी हैज कंप्लीट कंट्रोल ओवर इंफॉर्मेशन। ठीक है, एंड इट इज द सिविल सर्वेंट हु नोज द फाइनेंशियल प्रोविजंस फॉर अ पर्टिकुलर स्कीम और प्लान। मतलब किसी भी स्कीम या फिर प्लान के लिए जो फाइनेंशियल प्रोविजन होता है ना, इसके बारे में जानकारी किसको होती है, सिविल सर्वेंट को होती है। ठीक है, एंड सिविल सर्वेंट्स आर अवेयर ऑफ द हिस्ट्री ऑफ सक्सेस एंड failure of policies, hence ministers are dependent on civil servants। मतलब क्या हुआ इसका कि सिविल सर्वेंट्स मतलब कोई भी प्लान हो, कोई भी पॉलिसीज हो, तो वो कितनी सक्सेस होगी या फिर वो फेल होगी, इसके बारे में जानकारी किसको होती है, सिविल सर्वेंट को होती है। ठीक है, इसीलिए जो मिनिस्टर्स होते हैं ना, वो किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, सिविल सर्वेंट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। एंड लास्ट पॉइंट क्या है कि इफ मिनिस्टर्स मेंटेन अ डायलॉग with civil servants and develop mutual trust and transparency, it will help the departments। मतलब क्या हुआ इसका कि अगर मिनिस्टर्स जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनके साथ प्रॉपरली डायलॉग मेंटेन करके रखते हैं और उनके बीच में अगर म्यूचुअल ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी रहती है, ठीक है, तो जो उनका काम है, उनके डिपार्टमेंट का जो काम है ना, वो एकदम अच्छे से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बस हमें यही पढ़ना था मिनिस्टर और सेक्रेटरीज के बारे में। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर हमने लेसन नंबर 6 ब्यूरोक्रेसी पूरा कंप्लीट किया। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।